हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो जो इससे पहले की वीडियो है उसमें हमने कवर किया था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं केमिकल चेंज के बारे में। तो जो फिज़िकल चेंज है उसमें तो हमने क्या देखा था, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा था। बट केमिकल चेंज में हम क्या डिस्कस करेंगे कि न्यू सब्सटेंस इसमें फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसे चेंज के बारे में बात करते हैं जिससे हम बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं, जिसका नाम क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब कि आयरन को जब भी जंग लगता है तो कैसे लगता है, जब भी हम आयरन के किसी भी पीस को ओपन में रख देते हैं सम टाइम के लिए, तो आयरन के पीस पर क्या होता है, कुछ ब्राउनिश सा सब्सटेंस आ जाता है। इसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रस्ट। मीन्स कि वही क्या होता है, जंग होता है। और ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं हम, रस्टिंग। अब जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं बहुत ही सारी आयरन की चीज़ें पड़ी हुई हैं। आयरन की चीज़ों पर क्या हो रहा है, ये जो दिख रहा है हमें, ये क्या लग गया है, रस्ट लग गया है। मतलब इसके ऊपर जंग लग गया है। अब जो भी आयरन के गेट्स होते हैं पार्क में या फार्मलैंड में, या फिर आयरन के बेंचेस होते हैं जो गार्डन या लॉन में पड़े रहते हैं, या और जितनी भी चीज़ें होती हैं आयरन की, जब अब भी हम उन्हें ओपन स्टेट में रखते हैं तो उनमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। और हम घर में भी देखते हैं जो शवल्स होते हैं जिनसे बर्फ़ वगैरह हटाने का काम करते हैं, वो हो गए। स्पेड्स जिससे मिट्टी खोदने का काम करते हैं, वो हो गए। जो हमारे घर में पड़े रहते हैं जनरली, वो भी क्या हो जाते हैं, रस्टेड हो जाते हैं। मतलब उनमें भी क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, क्योंकि वो लोहे के बने रहते हैं। जब भी हम उन्हें एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, मीन्स एयर की प्रेजेंस में रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए। और बेसिकली जो किचन होता है उसमें क्या है, पैन होता है, जो तावा होता है, वो भी, उसमें भी जंग लग जाता है अगर हम उसको थोड़े टाइम के लिए वेट रख दें, मतलब गीला हुआ रख दें, गीला रह जाए थोड़े टाइम के लिए पैन, तो उसमें भी क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो अब ये जो जंग है वो आयरन नहीं है। ये नहीं है कि जो आयरन है वही जंग है। जंग एक अलग चीज़ है जो उस आयरन के ऊपर लग जाती है। अब इसमें हम कुछ चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स के बारे में, ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में देखते हैं जिसमें हमेशा क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अब जैसे सबसे पहली एक्टिविटी क्या है, 5.6 एक्टिविटी। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये कौन आपको करके दिखाएगा, आपके टीचर्स। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे। और इसमें आपके लिए एक सावधानी है, टीचर जब भी आप इसे करेंगे, मतलब आप जब भी आपके टीचर इसे करके दिखाएंगे, तो आपको इस बर्निंग रिबन को बहुत ज़्यादा देर तक देखना नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक थिन स्ट्रिप्स ले लेंगे, रिबन ले लेंगे मैग्नीशियम का। उसके बाद उसको क्लीन करके ब्रिंग द टिप नियर टू द कैंडल, कैंडल के पास ले आकर फ्लेम के, कैंडल मतलब ये जो कैंडल है इसके फ्लेम के पास ले आके उसको हम क्या कर लेंगे, जला लेंगे। इट बर्न विद अ ब्रिलियंट वाइट। जैसे हमें इस फिगर में दिख रहा है कि कितना ज़्यादा ये वाइट कलर के साथ, मतलब कितना ज़्यादा तेज़ रोशनी के साथ ये बर्न हो रहा है। जब ये जल जाए, अब कोई भी चीज़ जब जल जाती है तो उसके पीछे उसकी क्या रह जाती है, राख रह जाती है। तो ये जो राख है, क्या ये मैग्नीशियम रिबन की तरह लग रही है? ऑब्वियसली नॉट। अगर कोई भी चीज़ जल जाएगी तो फिर वो उस चीज़ की तरह थोड़ी लगेगी, वो तो आखिर राख हो गई है। तो ये जो चेंज है इसको हम कैसे दिखाएंगे कि एक क्या था, मैग्नीशियम था, और अब जल रहा है। तो जलने के लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और इसका एरो का मतलब हो रहा है कि इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन दिखाई गई है ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ये केमिस्ट्री में, मीन्स साइंस में यूज़ होने वाली इक्वेशन है। यह जो ये एरो है इससे हमें ये पता चल रहा है कि उन दोनों को मिक्स करने से, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिक्स करने के बाद क्या बन रहा है वो हमें इस एरो से पता चल रहा है। अब राख बन गई है, हमने क्या किया, उस राख को, ऐश को कलेक्ट किया और उसमें वाटर मिक्स कर दिया। वाटर मिक्स करके उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। तो अब हम इस मिक्सचर को टेस्ट कर रहे हैं
कि ये जो मिक्सचर है, जिसका राख है, जब हमने इसको वाटर से मिक्स किया तो ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो फिर क्या ये जो मिक्सचर है रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है या फिर ब्लू को रेड कर रहा है? तो इस टेस्ट से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है, मतलब ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर वो मिक्सचर रेड लिटमस को ब्लू कर देगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। इससे पहले चैप्टर में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने ऐश को डिज़ोल्व किया वाटर में तो इसने नया सब्सटेंस बना लिया, और ये जो नया सब्सटेंस बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसमें जब हमने वाटर ऐड किया तो इनसे क्या सब्सटेंस हमारा बन गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इससे पहले की जो चैप्टर है, इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो यहाँ पे मैग्नीशियम और वाटर को मिक्स करने के बाद बना है, ये क्या है? एक बेस होता है। इट मीन्स ये क्या करेगा? जो रेड लिटमस पेपर है उसको किस में चेंज कर देगा? ब्लू में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया सब्सटेंस बन गया है। सबसे पहले तो क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस बना। फिर जो इसकी ऐश थी, जब हमने राख थी, जब हमने इसको वाटर के साथ मिक्स किया तो एक और नया सब्सटेंस बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं? नए सब्सटेंस ही बन रहे हैं दोबारा। जैसे हमने चॉक पाउडर में क्या किया था, जो चॉक का पाउडर था, चॉक पाउडर में जब हमने वाटर मिलाया था और उसका पेस्ट बनाया था तो वो दोबारा क्या बन गया था? चॉक ही बन गया था। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस बन रहा है। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसको देखते हैं। ये भी आपके टीचर नहीं करके आपको दिखाना है। इसमें क्या हो रहा है? एक कंटेनर में कॉपर सल्फेट लेना है, और इसी का कॉपर सल्फेट एक कंटेनर में तो हमने रख लिया, इसी का थोड़ा कॉपर सल्फेट हमने दूसरे कंटेनर में लिया, और दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट में हमने क्या डाल देना है? शेविंग ब्लेड डाल देनी है। अब ये जो कॉपर सल्फेट है ये आखिर बना कैसे है? सबसे पहले कॉपर लेंगे। जो कॉपर सल्फेट है कैसे बना है? जब हमने एक बीकर में क्या किया, हाफ ऑफ कप वाटर डाला, उसमें कुछ ड्रॉप्स क्या डाल दिए? सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दिए, और इसी में क्या डाला हुआ है? कॉपर डाला हुआ है। तो हमें क्या मिल जाएगा? एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि क्या है? कॉपर सल्फेट है। इसी का स्मॉल सैंपल ऑफ दिस सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में रख लेना है, और उसके बाद जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है उसमें हम क्या डाल देंगे? या तो नेल डाल दो, मीन्स कील वगैरह डाल दो, या फिर शेविंग ब्लेड डाल दो, जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है इसमें। उसके बाद जब थोड़ी देर हम वेट करेंगे तो हम क्या देखेंगे? जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया है। पहले तो ये अकेला कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, पर जब हमने इसमें शेविंग ब्लेड डाली है तो वो किस में चेंज हो गया है? ग्रीन कलर में चेंज हो गया है। तो अभी ये जो चेंज आया है ये आया कैसे है? जब हम ब्लेड को बाहर निकाल कर देखेंगे तो देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में ना रिएक्शन हुई है, इसी के कारण ही, क्योंकि जो ब्लेड है उस पर क्या है? आयरन है, इसी के कारण ही उसका कलर क्या हुआ है? चेंज हुआ है। तो इस रिएक्शन को हम कैसे देखेंगे कि सबसे पहले क्या है? कॉपर सल्फेट है CuSO4, और उसमें क्या है? आयरन है। तो इसमें चेंज क्या आया है कि ये जो आयरन है वो क्या करेगा? इस सल्फेट के साथ मिक्स हो जाएगा और क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट बना लेगा, क्योंकि आयरन सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसी का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। और ये जो कॉपर है, ये जो ब्लेड था उसके ऊपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। इसी के कारण जो आयरन नेल है या फिर जो ब्लेड है उसके ऊपर कैसा कलर आ जाएगा? ब्राउन कलर आ जाएगा, क्योंकि जो कॉपर है वो किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपर सल्फेट था, इसके अंदर हमने जब आयरन डाला तो आयरन और सल्फेट ने मिक्स करके क्या बना लिया? आयरन सल्फेट, इसलिए ग्रीनिश कलर हो गया। और ये जो ब्लेड है इसके ऊपर कैसा कलर आ गया? ब्राउन कलर आ गया, क्योंकि इसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो गया? कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक न्यू सब्सटेंस ही फॉर्म हो रहा है। कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन गया, और ये जो
ब्लेड है उसके ऊपर कॉपर आ गया। नेक्स्ट हम एक और एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। इसमें क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें विनेगर है, उसी विनेगर में बेकिंग सोडा जब हमने डाला तो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और बबल्स बाहर आते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ये जो यही सॉल्यूशन है उसको हम पास करेंगे लाइम वाटर से। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि जब विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर से पास करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा, वन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। इसीलिए इस टेस्ट को हम बेसिकली यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेंगे, अगर लाइम वाटर मिल्की बन गया है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तो इट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इसको हम चैप्टर 6 में और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब ये तो हो गई हमारी सारी एक्टिविटी की। इन सब में हम बेसिकली देख क्या रहे हैं कि न्यू सब्सटेंस ही फॉर्म हो रहे हैं। जैसे 5.6 से 5.8 एक्टिविटी तक हमने यही देखा कि एक या फिर एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। जैसे 5.6 एक्टिविटी में सबसे पहले तो राख बनी, वो भी क्या था, एक न्यू सब्सटेंस ही था, क्योंकि मैग्नीशियम और एयर ने बर्न होके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। और उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड और जब वाटर को मिक्स किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और एक्टिविटी 5.7 में क्या हो रहा है, जो कॉपर सल्फेट और आयरन प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, आयरन सल्फेट बना दे रहे हैं और कॉपर बना दे रहे हैं। पहले तो वो क्या थे, कॉपर सल्फेट और आयरन अलग अलग थे, पर जब उनकी रिएक्शन हुई तो उन्होंने क्या बना दिया, आयरन सल्फेट और कॉपर बना दिया। अब इसमें क्या है, दोनों ही एक न्यू सब्सटेंस है, क्योंकि कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन गया और आयरन से मतलब उनके रिएक्शन से क्या बन गया, फिर कॉपर बन गया। और जो कॉपर है किस पे डिपॉजिट हो रहा है, शेविंग ब्लेड के ऊपर जो आयरन की बनी है। और 5.8 एक्टिविटी में क्या हो रहा है, विनेगर और सोडा मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, लाइम वाटर को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मिल्की में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मिल्की बना दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के चेंज जिसमें हमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस मिले, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। और जो केमिकल चेंज होता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, केमिकल रिएक्शन कह देते हैं, क्योंकि जो केमिकल चेंज है वो आया कैसे, केमिकल रिएक्शन से ही आया। और ये जो केमिकल चेंज है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो केमिकल चेंज से ही फॉर्म होता है। चाहे वो हमारी बॉडी में डाइजेशन हो या राइपनिंग ऑफ फूड हो, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो, जो भी चीज़ें हैं ये सब कैसे होंगी, केमिकल चेंज के कारण ही होती हैं। अब जैसे जो मेडिसिन फॉर्म होती है इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सब भी किससे बनती है, केमिकल चेन, केमिकल रिएक्शन के कारण ही बनती है। कोई भी न्यू सब्सटेंस है जैसे प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, ये सब भी कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, केमिकल रिएक्शन से। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज, मतलब कि कोई भी न्यू मटेरियल जो बन रहा है, जो हम डिस्कवर कर रहे हैं, वो केमिकल चेंज से ही बन रहा है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस, क्योंकि जो केमिकल चेंज है उससे हमने क्या देखा, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे हीट हो गए, लाइट हो गए, या फिर कोई भी रेडिएशंस में भी या तो वो क्या होती हैं, रिलीज़ होती हैं या फिर एब्जॉर्ब होती हैं। तो ये भी क्या हो रहा है, एक केमिकल चेंज ही है। जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये भी केमिकल चेंज है। किसी भी चीज़ में स्मेल में चेंज आ रहा है या फिर न्यू स्मेल प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। किसी के कलर में चेंज आ रहा है, कोई न्यू गैस फॉर्म हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक केमिकल चेंज ही हैं। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो वो क्या था, एक केमिकल चेंज था, क्योंकि किसी भी चीज़ की बर्निंग हो, चाहे कोल, वुड या लीव्स, मतलब बर्निंग किस में आ जाती है, केमिकल चेंज में आ जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ बर्न होने के बाद एक नया सब्सटेंस ही बनेगा, और उससे हम दोबारा बर्न हुई चीज़ से हम दोबारा वही चीज़ नहीं बना पाएंगे। इसलिए बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ अ केमिकल चेंज।
बर्निंग इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, और जो बर्निंग होती है उससे हमेशा क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क इज़ अ केमिकल चेंज, मतलब जो पटाखे वगैरह जब हम जलाते हैं तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज ही है, क्योंकि इससे हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी निकलती है, साउंड भी होता है, और कुछ अनप्लेजेंट गैसेस जो एटमॉस्फेयर को प्ल्यूट करती हैं वो भी निकलती है। जब भी आपने कभी पटाखा चलाया होगा तो क्या है, उससे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी, और इसकी आवाज़ भी आती है, और कुछ गैसेस भी निकलती हैं जिससे हमें उसकी स्मेल सी भी आती है कि हाँ कैसी अजीब सी स्मेल है, जो क्या कर रही है, एयर को क्या कर रही है, प्ल्यूट कर रही है। इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हमें ये जो पटाखे वगैरह हैं वो नहीं जलाने चाहिए। नेक्स्ट, जब भी कोई फूड स्पॉइल होता है तो इससे हमें अजीब सी स्मेल आती है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। यस, केमिकल चेंज ही है, क्योंकि केमिकली कुछ उसमें चेंजेस आई हैं, इसी के कारण हमारा जो फूड है वो ख़राब हुआ है। नेक्स्ट क्या है, जब भी आपने ये कभी हमेशा नोटिस किया ही होगा कि जब भी आप एप्पल के स्लाइस को ओपन में रख देते हैं तो ब्राउन कलर आ जाता है। अगर हम उसको इमीडिएटली या तुरंत नहीं खाते हैं, थोड़े टाइम के लिए भी इन्वायरमेंट में रख देते हैं। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप अभी जो एप्पल के पीसेज है उसको स्लाइस करके रखें थोड़े टाइम के लिए, तो आप देखेंगे उसके ऊपर ब्राउनिश सा कलर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एप्पल में है ना, आयरन प्रेजेंट होता है, और आयरन एयर के साथ रिएक्ट करके ब्राउनिश कलर आ जाता है उसके ऊपर। आप इस एक्टिविटी को पोटैटो के साथ या ब्रिंजल के साथ भी कर सकते हो, उसमें भी यही होगा। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसी के कारण आयरन और जो आयरन है और जो एयर है वो रिएक्ट करके उसके ऊपर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दे रही है, इसी के कारण ही उसमें चेंज, उसके कलर में चेंज आ रहा है। आर नॉट दीज चेंजेस आर केमिकल चेंज, यस ये सब क्या है, केमिकल चेंज ही हैं। और जो हमने चैप्टर 4 में न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस पढ़ा था, उसमें भी क्या है, बेसिकली केमिकली चेंज ही आ रहा है, क्योंकि पहले तो वो क्या थे, अकेले एसिड थे और अकेले बेस थे, पर जब हमने उनको मिक्स किया तो फिर वो क्या बन गए, न्यूट्रल बन गए। इट मीन्स वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज ही है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या कर रहा है, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्या वो भी एक केमिकल चेंज है? यस, क्योंकि जो फूड वो बना रहे हैं वो किस किस का यूज़ करके बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एयर, इन सब का प्रेजेंस में वो अपना फूड बना रहे हैं। पहले तो वो सब्सटेंस अलग थे, पर मिक्स होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, एक न्यू सब्सटेंस बन जा रहा है। मिक्स्ड होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस बन जा रहा है, मतलब उनका एक न्यू फूड बन जा रहा है। इसी के कारण वो जो फोटोसिंथेसिस है वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज ही है। और पहली क्या कह रही है, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है वो सब भी क्या है, एक केमिकल चेंज ही है, क्योंकि केमिकल चेंज का बेसिकली मतलब क्या है कि इससे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। इसी कारण जो भी चीज़ कोई न्यू सब्सटेंस बनाती है उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि जो केमिकल चेंज होता है वो होता क्या है, जब भी किसी में भी चेंज आए और एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको ये जो आज का टॉपिक है अच्छे से समझ आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।